sir. Good afternoon. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. और स्क्रीन पे Yes. स्क्रीन पे देखा है नहीं? हाँ स्लो चल स्क्रीन सा लेट हो रहा है क्या आपकी तरफ? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. कुछ प्रॉब्लम है. वन मिनट वेट करें. थोड़ा लेट शो हो रहा है इस टाइम पे, तो 2 मिनट के लिए मैं एग्जिट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ. स्टार्ट करते हैं. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पेज नंबर 52, प्रॉब्लम नंबर 13. The energy spectrum of a particle consists of 4 states with energy 0, epsilon, 2 epsilon, and 3 epsilon. Let ZB, ZF, and ZC denote the canonical partition functions of 4 non-interacting particles at temperature capital T. The subscripts B, F, and C correspond to boson, fermion, and distinguishable classical particles respectively. Let Y is equal to exponential of minus epsilon by K. The following statement is true about ये सेकंड रिजल्ट ZF के लिए और थर्ड ZC के लिए. आपको पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है और पार्टीशन फंक्शन में पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ y कंपेयर करना है. तो अगर आप यहाँ पे 4 पार्टिकल्स दिए हैं और 4 पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम की एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी के लिए आप कंपेरिजन करें, तो ऑल टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए. ये 4 एनर्जीज गिवन है सिस्टम के लिए, एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी. जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट बोसॉन के लिए है, बोसॉन के लिए आप कंपेयर करेंगे, अगर ऑल बोसॉन्स को आप 3 एप्सिलॉन में फिल कर दें तो सिस्टम की हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा. 0 एनर्जी अनऑक्यूपाइड, एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड, 2 एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड, 3 एप्सिलॉन में अगर आप 4 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी बनेगा 12 एप्सिलॉन. अगर आप क्लासिकल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तब भी सेम रिजल्ट बनेगा. 0 एनर्जी अनऑक्यूपाइड, एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड, 2 एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड और 4 पार्टिकल्स को आप 3 एप्सिलॉन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिस्टम का एनर्जी 12 एप्सिलॉन बनेगा. बट जब आप फर्मियंस को डी एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पॉली एस्पिनर प्रिंसिपल और फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आप पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैक्सिमम 1 पार्टिकल इन ईच स्टेट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो 1 पार्टिकल 0 में, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में और 1 पार्टिकल 3 एप्सिलॉन में. तो ये सिस्टम का एनर्जी जब आप फाइंड करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 एप्सिलॉन सिस्टम का एनर्जी बनेगा. ये सिस्टम के लिए मैक्सिमम एनर्जी. सभी को कंफर्म हो गया? रिप्लाई करिए. Yes, sir. तो जब आप पार्टीशन फंक्शन में ये एनर्जी वैल्यूज प्लेस करेंगे सिस्टम के लिए, समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई. तो बोसॉन के लिए फर्स्ट हम जब ऑल बोसॉन्स को 0 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो फर्स्ट टर्म 1 बनेगा। ऐसे ही आप रिमेनिंग टर्म्स नोट करते जाएंगे। तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा वो तब बनेगा जो सिस्टम की हाईएस्ट एनर्जी कंडीशन इंक्लूड करेंगे, और हाईएस्ट एनर्जी कंडीशन एक्सपोनेंशियल माइनस 12 बीटा एप्सिलॉन, और बीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे 1 by kBT, 1 प्लस ये टर्म y पावर 12 बनेगा जो आप ये वैल्यू प्लेस करेंगे। ऐसे आप क्लासिकल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन फाउंड करेंगे, तो 1 प्लस ये आपके बाकी टर्म्स मैंने हाइड कर दिए, मैक्सिमम एनर्जी वाला कंडीशन फिर से एक्सपोनेंशियल माइनस 12 एप्सिलॉन बाई केबीटी बनेगा। तो यहाँ पे भी आप हाईएस्ट पावर ऑफ y आप कंपेयर करेंगे तो ये y पावर 12 बनेगा। बट फर्मियंस के लिए जो आप कंपेयर करेंगे तो ये इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है और पार्टिकल्स को थीस एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एक्सपोनेंशियल माइनस 6 एप्सिलॉन बाई केबीटी, यहाँ पे y पावर 6 बनेगा। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं। पॉलीनोमियल के लिए डिग्री फाइंड करना है तो हाईएस्ट पावर ऑफ y आपको कंपेयर करना है। बोसॉन के लिए 12, फर्मियन के लिए 6 और क्लासिकल पार्टिकल के लिए 12 ऑप्शन आप कंपेयर कर सकते हैं। दे आर पॉलीनोमियल्स इन y ऑफ डिग्री 12, 6 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। प्रॉब्लम सभी को क्लियर हो गया? अब चाहे तो इस टेबल में सिस्टम की ऑल एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डीएनएसी फाइंड करके पहले पार्टीशन फंक्शन का ऑल टर्म्स फाइंड कर लें और वहां पे आप कंपेयर करेंगे इस एक्सपोनेंशियल टर्म में मैक्सिमम पावर क्या बनेगा, वो पॉलीनोमियल का डिग्री आप फाइंड कर सकते हैं। बट लेस टाइम में प्रॉब्लम कंप्लीट करने के लिए आपको ऑल एनर्जी वैल्यूज कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे मैक्सिमम पावर टर्म को चेक करें और मैक्सिमम पावर टर्म के लिए सिस्टम की मैक्सिमम एनर्जी वाले पार्ट को कंपेयर करें, वो आपको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 76, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 76, प्रॉब्लम नंबर 2। बस स्टेटमेंट रीड कर लीजिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। Consider a system maintained at temperature capital T with two available energy states T1 and T2, each with the genesis G1 and G2. If T1 and T2 are the probabilities of occupancy of the energy states, what is the entropy of the system? आपको एंट्रोपी की वैल्यूज फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी और डिजेनेसी के टर्म्स में। एंट्रोपी का रिजल्ट केमिकल एंसेंबल में आपको डिफरेंट सिस्टम्स के लिए फॉर्म बताया है, बट जब आप ये एक्सेप्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे स्टेप्स, तो आपको हो सकता है कि इस एंट्रोपी की वैल्यू टेम्परेचर और एनर्जी में आपको फाइंड हो, पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में फाइंड हो जब आप हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से एंट्रोपी फाइंड करेंगे। रिजल्ट भी करेक्ट है, बट ऑप्शन से मैच कराने के लिए आपको एनर्जी वैल्यूज को, पार्टीशन फंक्शन को, टेम्परेचर को प्रोबेबिलिटी और डिजेनेसी से रिलेट करना है। तो यहाँ पे एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसी फाइंड करने के लिए पहले आप प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और डिजेनेसी यूज करेंगे, जो पहले आपको प्रोबेबिलिटी लास्ट लेक्चर में आर्टिकल के टाइम पे डिस्कस किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ डिजेनेसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लेवल T1 इज इक्वल टू G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। इसी को चाहे तो आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, डिवाइडेड बाय G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 प्लस G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2। ये टर्म वैल्यू पार्टीशन फंक्शन है। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। सेकंड लेवल के लिए प्रोबेबिलिटी G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। दीस टू रिजल्ट्स में कोई डिफिकल्टी आप लोगों को फेस नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आपको डिस्कस किया हुआ है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो डेटा दिया उसके टर्म्स में मैंने नोट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आप T1 बाय G1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 बाय पार्टीशन फंक्शन। इस पर्टिकुलर रिजल्ट से आप P2 बाय G2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 बाय पार्टीशन फंक्शन। ये स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, वो अभी आपको जब स्टेप्स फॉलो करेंगे कंफर्म हो जाएगा। बट दीस टू रिजल्ट से आपको मैंने P2 बाय G2 और P1 बाय G1 एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में कर दिया। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज U माइनस Ts। आपको एंट्रोपी फाइंड करना है, देन एंट्रोपी कैन बी रिटन एज S इज इक्वल टू U माइनस A बाय T। अगर वो साइड यहाँ पे kb से डिवाइड कर दें, S बाई kb वैल्यू आप फाइंड करें, यहाँ से 1 बाई kb की टर्म बनेगा और 1 बाई kbt को आप बीटा नोट कर सकते हैं, बीटा U माइनस बीटा A। इस स्टेप पे कोई डिफिकल्टी आप लोगों को फेस नहीं होनी चाहिए। ये आपको एक्सप्रेशन मोटा लिख लिया है उसी को, क्योंकि एंट्रोपी में अगर आप ये रिजल्ट यहाँ पे बीटा U माइनस बीटा A है, ये वैल्यू पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड है, और ये एवरेज एनर्जी जो प्रोबेबिलिटी और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी के टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि एंट्रोपी को आप प्रोबेबिलिटी और डिजेनेसी से रिलेट कर सकते हैं। एवरेज एनर्जी इज डिफाइंड एज समेशन ओवर I EI PI फॉर
two level system, this result can be written as E1 P1 plus T2 P2. अब यहां से ये रिजल्ट की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में अगर आप प्लेस करें बीटा यू पार्ट के लिए, S by KB can be written as बीटा E1 P1 प्लस बीटा E2 P2 माइनस बीटा A। आप रिकॉल करिए हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन आपको ये हिंट किया है, A इज इक्वल टू माइनस KBT ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब ये KBT को जब डिवाइड करेंगे तो बीटा A वैल्यू आपको कंफर्म हो गया, दैट इज माइनस ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे आप माइनस बीटा A को ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन नोट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करें, ये P1 वैल्यू इंक्लूड हो गया, ये P2 वैल्यू इंक्लूड हो गया। अगर आप ये बीटा E1 और बीटा E2 को एलिमिनेट कर दें तो आपको एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड डिजेनेसी फाइंड हो जाएगा। तो ये पार्ट को these two expressions को यूज करें, आप यहाँ से लॉग फाइंड कर लें ln ऑफ P1 by G1, इस पार्ट का लॉग फाइंड करें, दिस वैल्यू माइनस बीटा E1 माइनस ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ln ऑफ P2 by G2 सिस्टम का लॉग फाइंड करेंगे माइनस बीटा E2 माइनस ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब ये बीटा E1 और बीटा E2 यहाँ पे प्लेस कर दें, S by KB इज इक्वल टू P1, ये बीटा E1 की वैल्यू प्लेस करेंगे, इस पार्ट से टाइम और टर्म यहाँ पे एक्सपेंड कर लें, इसको बीटा E1 कैन बी रिटन एज माइनस ln P1 by G1 माइनस ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन। यहाँ से बीटा E2 माइनस ln P2 by G2 माइनस ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे प्लेस करें, तो माइनस P1 ln P1 by G1 माइनस P1 ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये टर्म की वैल्यू नोट होगी। अब ये टर्म की वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे माइनस P2 ln P2 by G2 माइनस P2 ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन, और ये पार्ट SH को सिंप्लीफाई करेंगे माइनस P1 ln P1 by G1 प्लस सॉरी ये टर्म माइनस P2 ln P2 by G2। अब these two टर्म को एक साथ नोट करेंगे और ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन कॉमन लेंगे, माइनस P1 प्लस P2 ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन और ये टर्म SH प्लस ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू स्टेट सिस्टम है, तो P1 प्लस P2 की वैल्यू 1 होगा। टू स्टेट्स के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब ये ln Q टर्म्स और माइनस ln Q टर्म कैंसिल आउट हो गए, और जैसे ही आप कैंसिल आउट करेंगे S by KB आपको पता चल गया, KB को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, these two टर्म से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस KB P1 ln P1 by G1 अनामिका शर्मा प्लस P2 ln P2 by G2, ये आपको एंट्रोपी की एक्सप्रेशन। तो टू लेवल सिस्टम के लिए आपको एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसी जो प्रॉब्लम में पूछा था वो ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इस रिजल्ट के लिए सबसे पहले कोई डेरिवेशन पार्ट नहीं था, अगर ये टर्म का डेरिवेशन होता, जनरलाइज रिजल्ट होता, तो ये आप वन स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो। अब ये मोर देन टू लेवल के लिए भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन को अगर आप मेमोराइज कर लें तो ये प्रॉब्लम भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। ये स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ते। इसके डेरिवेशन पार्ट को रिलेट करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए मैंने पहले कंप्लीट किया। अब ये रिजल्ट को आप जनरलाइज करें और आगे इसको मेमोराइज करेंगे। जनरलाइज रिजल्ट को मेमोराइज करें एस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड डिजेनेसी, समेशन ओवर आई पी आई ln pi by gi with summation over pi for all states is unity। अगर ये एक्सप्रेशन को आप मेमोराइज कर लें तो लास्ट प्रॉब्लम में कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी और डिजेनेसी टू लेवल के लिए रिलेट करते प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। बट इसे मेमोराइज करने के लिए मैं इसलिए भी हिंट कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन के बेस और भी प्रॉब्लम कुछ है, तो बार बार डेरिवेशन में मोर टाइम जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको डेरिवेशन मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी इस रिजल्ट्स को यूज करके आप प्रोबेबिलिटी और डिजेनेसी की वैल्यू प्लेस करके प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऑल स्टेट्स नॉन डिजेनरेट हैं तो ये रिजल्ट ओनली प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल स्टेट्स की डिजेनेसी वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड एंट्रोपी माइनस KB समेशन ओवर आई पी आई ln pi विद समेशन ओवर आई पी आई इज यूनिटी। पेज नंबर 48, प्रॉब्लम नंबर 22। ये एक्सप्रेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट रीड करिए, वैल्यूज बेस करके ऑप्शन में कंपेयर कर लीजिए।
equilibrium, each molecule can exist in three possible states with probabilities 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Three probabilities आपको given है 1/2, 1/3 and 1/6. अगर these probabilities को ऐड करें summation over I Pi that is P1 plus P2 plus P3. अब कंपेयर कीजिए 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन है तो फुलफिल होगी। नॉन डिजेनरेट स्टेट है, डीएनएसी का आपको हिंट नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। द एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल S is equal to minus Kb summation over I Pi ln of Pi. तो minus Kb P1 वैल्यू 1/2 ln 1/2 plus P2 that is 1/3 ln 1/3 plus 1/6 ln 1/6. अब log प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड करके log टर्म को सिंप्लीफाई कर लें। माइनस ऑफ Kb ये ln1 0 होगा, ये माइनस टर्म एडजस्ट हो गया 1/2 ln2 प्लस 1/3 ln3 प्लस 1/6 ln6 और ln6 को आप ln2 प्लस ln3 नोट कर सकते हैं। KBSH 1/2 प्लस 1/6 ln2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ln3 KBSH अब ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, this one 4/6 that is 2/3 ln2 and this one 1/2. ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये डिजेनरेसी के टर्म्स में मेमोराइज करें, समटाइम डिजेनरेसी गिवन हो सकते हैं, नॉन डिजेनरेट के लिए ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम पेज नंबर 65 प्रॉब्लम नंबर 7 स्टेटमेंट रीड करिए। पेज नंबर 65 प्रॉब्लम नंबर 7। सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किया है प्रोबेबिलिटी के लिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी बेस है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 7 में एनर्जी की रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उस रेंज में जितनी भी एनर्जीज लाई करेंगी उन इंडिविजुअल एनर्जीज की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे और दीज प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करें तब आप प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे। तो पहले तो पर्टिकुलर रेंज के लिए आप पॉसिबल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम फाइंड करेंगे। A system has two normal modes of vibrations with frequency omega 1 and omega 2 is equal to twice omega 1. What is the probability that at temperature T the system has an energy less than 4h cross omega? तो less than 4h cross omega 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबल एनर्जीज बनेंगी सिस्टम की, वो आपको पहले बताना चाहिए। तो टू नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कंसीडर करेंगे। तो सिस्टम के लिए एनर्जी फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए क्वांटम नंबर n1 और सेकंड के लिए n2 और ईच मोड के लिए आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कंसीडर करेंगे। n1 plus half h cross omega 1 plus n2 plus half h cross omega 2। ये फर्स्ट मोड के लिए, ये सेकंड मोड। बोथ मोड के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको गिवन है, ओमेगा 2 को ओमेगा 1 से रिलेट करेंगे। n1 plus half h cross omega 1 plus n2 plus half h cross twice omega 1। यहाँ से h cross omega 1 कॉमन लेंगे, n1 plus twice n2 ये हाफ और यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो गया 3/2। ये पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टू क्वांटम नंबर n1 एंड n2 और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होता है विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी अप टू इनफिनिट। अब यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी वैल्यू अगर आप कंपेयर करें ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू प्लेस करेंगे तो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे बनेगा, ये बोथ टर्म 0 हो गए 3/2 h क्रॉस ओमेगा। इस एनर्जी को मैंने E1 नोट कर दिया। डीएनएसी एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 1 चाहे तो आप इसको भी अगर ग्राउंड लेवल के लिए 0 चाहे तो 0 ले सकते थे, मैंने फर्स्ट लेवल वर्ड यूज करके ये नंबरिंग कर दिया, फर्स्ट लेवल के लिए 1। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप n1 को 1 ले लें और n2 को 0 ले तो नेक्स्ट एनर्जी बनेगा यहाँ पे, ये टर्म एक्सक्लूड हो गया 1 plus 3/2 दैट इज 5/2 h क्रॉस ओमेगा 1 और इस एनर्जी को मैंने E2 रिप्रेजेंट कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग डीएनएसी G2। ये सिंगल पॉसिबिलिटी है। ये एनर्जी, these two एनर्जी अगर आप कंपेयर करें, ये 1.5 है, ये 2.5 है, अभी भी जो रेंज दिया है 4h क्रॉस ओमेगा 1 उससे लेस है। नेक्स्ट एनर्जी 0 1, ये क्वांटम नंबर को 0 लिया, इसको 1 कर दिया तो ये फैक्टर ट्वाइस बन गया। तो नेक्स्ट एनर्जी 7/2 h क्रॉस ओमेगा 1 और यही सेम एनर्जी
अगर आप ये N1 को 2 ले लें और N2 को 0 ले लें तब भी आपको सेम एनर्जी बनेगा। ये नेक्स्ट एनर्जी को मैंने E3 ले लिया, 7/2 h क्रॉस ओमेगा 1 है। ये डिजेनेसी, these two पॉसिबिलिटी के लिए सेम एनर्जी है, तो यहाँ पे डिजेनेसी 2 हो गया। ये 3.5 एनर्जी बनी h क्रॉस ओमेगा 1 के मल्टीपल। अभी भी 4 h क्रॉस ओमेगा से लेस, तो जैसे ही कोई नेक्स्ट हायर एनर्जी नोट करेंगे वो 4 h क्रॉस ओमेगा 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो these all energies are less than 4 h क्रॉस ओमेगा 1। these three possible energies इस रेंज में लाई करेंगे सिस्टम के लिए। कोई नेक्स्ट एनर्जी नोट करेंगे तो इस 4 h क्रॉस ओमेगा 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एनर्जी E1 की प्रोबेबिलिटी, ये मैंने P1 नोट कर दिया, डिजेनेसी 1 है, एक्सपोनेंशियल -3/2 बीटा h क्रॉस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई पार्टीशन फंक्शन। ऑप्शन में जाए तो पार्टीशन फंक्शन का नोटेशन Z दिया हुआ है। सेकंड एनर्जी की प्रोबेबिलिटी P2, डिजेनेसी 1 एक्सपोनेंशियल -5/2 बीटा h क्रॉस ओमेगा 1 बाई पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट एनर्जी की प्रोबेबिलिटी P3, डिजेनेसी 2 है, ट्वाइस एक्सपोनेंशियल -7/2 बीटा h क्रॉस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई पार्टीशन। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये एक्सप्रेशन बताया हुआ है, Pi is equal to Gi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ei डिवाइडेड बाई समेशन ओवर i Gi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ei, और ये टर्म को आपको पार्टीशन फंक्शन बताया है। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में डिनोमिनेटर टर्म को पार्टीशन फंक्शन नोटेशन में कन्वर्ट किया है, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन यूज करना था। आपको ये 3 प्रोबेबिलिटीज गिवन रेंज ऑफ एनर्जी के लिए लाई करें। तो दिस रिक्वायर्ड रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी सपोज P है और इस रेंज में 3 स्टेट्स लाई करती हैं। दी 3 प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे, एक्सपोनेंशियल -3/2 बीटा h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल -5/2 बीटा h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल -7/2 बीटा h क्रॉस ओमेगा 1, और पार्टीशन फंक्शन डिवाइड में मैंने कॉमन ले लिया। बट ऑप्शन अभी भी एक्सपोनेंशियल टर्म में प्रेजेंट नहीं है, x के टर्म्स में डिफाइंड है, और यहाँ पे कंपेयर करें x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा। तो इन टर्म्स ऑफ x इसको कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आप कंपेयर करें x पावर 3/2 x पावर 5/2 एंड लास्ट टर्म ट्वाइस ऑफ x पावर 7/2। अगर आप यहाँ पे x पावर 3/2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस x प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, ये आप ऑप्शन में कंपेयर कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम आपने प्रोबेबिलिटी के लिए सॉल्व किया था, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी का प्रोबेबिलिटी था, बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मोर देन 1 एनर्जी लाई करेंगे रेंज के लिए। जितनी एनर्जी यहाँ पे लाई करेंगे उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड किया और ऐड कर। सभी को क्लियर हो गया प्रॉब्लम? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 12। स्टेटमेंट रीड करिए। तो सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम केमिकल एंसेंबल के लिए सॉल्व हुआ है, कहीं पे स्किन स्किन इंटरेक्शन नहीं आया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, और इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आइजिंग वर्ड यूज होगा। आप लोग हो सकता है आपके ग्रेजुएशन लेवल से पीजी लेवल पे आइजिंग मॉडल रहा हो, तो आइजिंग मॉडल से भी दीज प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। बट जो अप्रोच मैंने कैनोनिकल एंसेंबल में आपको डिस्कस किया है, उनको यूज करके आप प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम्स आइजिंग स्पिन के लिए पूछा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आइजिंग मॉडल सॉल्व करने के बाद ये चीज को सॉल्व करेंगे। एक डिफरेंस, एक माइनर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जब आप सपोज यहाँ पे पहले 2 पार्टिकल्स ले रहे हैं, ये स्पिन पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल का स्पिन s1 है, इसके लिए स्पिन s2 है, जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े। जब आप यहाँ पे रिजल्टेंट स्पिन फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट स्पिन, क्योंकि स्पिन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम आप नोट करेंगे। अब इस स्पिन से, सिस्टम के स्पिन से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, इस पर्टिकुलर सिस्टम के चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग आप नोट करेंगे। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट इंटरेक्ट करेगा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, या वन पार्टिकल का स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे पार्टिकल के स्पिन से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ से एक म्यू डॉट बी पार्ट आप यूज करते थे, म्यू डॉट बी पार्ट से एनर्जी राइज होगा माइनस म्यू डॉट बी। तो यहाँ से ये जो रिजल्टेंट स्पिन पार्ट है एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर these two स्पिन इंटरेक्ट नहीं करता है तो इंडिविजुअल स्पिन आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, जो आपसे पहले आपने पैरामैग्नेटिक्स वाले आर्टिकल में यूज किया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन का कंसेप्ट लें, और जैसे ही आप यहाँ पे इंटरेक्टिंग स्पिन का कंसेप्ट आएगा तो ये जो स्पिन वेक्टर है, आप अगर यहाँ से रिजल्टेंट फाइंड करें, इसका स्क्वायर कर दें, तो एक टर्म बनेगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस s1 डॉट s2। तो एनर्जी में ये टर्म अगर इंक्लूड हो जाए तो ये स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म को इंक्लूड करें, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म।
चाहे 2 पार्टिकल्स हो चाहे मोर देन 2 पार्टिकल्स। तो इस पार्ट से आप जो वर्ड यूज करना है आइजिंग स्पिन इंटरेक्शन, ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल के लिए एब्सेंट है। इस पार्टिकल के लिए कितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे इफेक्ट नहीं होगा, बट जब आप ये इंटरेक्शन टर्म इंक्लूड करेंगे इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्या टर्म इंक्लूड होगा, वो इस टर्म पे डिपेंड करेगा, जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सेपरेटली नोट किया हुआ है। अगर मैं स्टेटमेंट कंटिन्यू, कंसीडर सिस्टम ऑफ टू आइजिंग स्पिन्स S1 S2 टेकिंग वैल्यूज प्लस माइनस 1 विद इंटरेक्शन एनर्जी, तो ओनली ये पार्ट के कंडीशन से जो एनर्जी अराइज होगा वो इंक्लूड किया हुआ है। इसके मल्टीपल फैक्टर को जितने भी कंडीशंस आएंगे उसको जे में इंक्लूड कर लिया, बाकी यहाँ से S1 S2 की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो ऐसे मल्टीपल में नोट किया है S1 S2। तो ये कैसे अराइज हुआ इसका इंटरेक्शन टर्म, वो आपको मैंने यहाँ पे लिख किया है। सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स नोट किए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, वहाँ पे नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन पार्टिकल्स का कंसेप्ट था, बट लाइक दीस प्रॉब्लम्स में स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म जैसे ही आप इंक्लूड करेंगे वो इंटरेक्शन एनर्जी में इंक्लूड हो जाएगा, जो आप कभी पार्टीशन फंक्शन के लिए कभी एवरेज एनर्जी के लिए आप यूज करेंगे। तो ये टर्म कैसे अराइज हुआ उसका आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट किया है। आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। विद इंटरेक्शन एनर्जी एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस जे S1 S2, और ईच पार्टिकल के लिए जो स्पिन वैल्यूज हैं वो S1 वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकता है और S2 वैल्यू भी प्लस माइनस 1 हो सकता है। वो पार्टिकल के लिए ये S1 S2 प्लस माइनस 1 हो सकता है। When it is in thermal equilibrium at temperature capital T for large T, average energy of the system varies as C by kVT with C given by। सभी आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रीड कर लें। चलिए बताइए यहाँ पे जो S1 S2 है, आइजिंग स्पिन वर्ड जो यूज किए हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल के स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है, 1 है या हाफ है? बोलिए। हाफ है। ये सभी को आइडिया होना चाहिए, नहीं तो जब खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाइक दिस प्रॉब्लम तो आपको डाउट क्रिएट होगा। ये यहाँ पे चेक करें क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप स्पिन हाफ पार्टिकल कर रहे थे तो स्पिन हाफ के लिए ms की वैल्यूज प्लस हाफ और माइनस हाफ आता है। इससे आपको पॉसिबिलिटी पता चलता है कि अगर आप एक रेफरेंस डायरेक्शन के अलावा स्पिन का कंपोनेंट लेंगे तो प्लस होगा और उसके अपोजिट लेंगे तो माइनस होगा। इसका जो मल्टीपल फैक्टर है हाफ, वो इंटरेक्शन स्ट्रेंथ जे में इंक्लूड किया हुआ है। अगर स्पिन 1 होता तो 3 पॉसिबिलिटीज आती, 0 और प्लस माइनस में, एक परपेंडिकुलर केस, एक पैरेलल और एक एंटीपैरेलल। तो यहाँ पे स्पिन 1 नहीं है, ये स्पिन हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज बताई हैं, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं और 2 पॉसिबिलिटीज 2s प्लस 1 से मिलेगा और वो s वैल्यू हाफ को इंक्लूड करेगा। बट जो कंडीशन है, बाकी कंडीशन जो हाफ फैक्टर था वो इस पार्ट में इंक्लूड हुआ है। ये पॉइंट सभी को क्लियर रहेगा? यस सर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। ये इंटरेक्शन एनर्जी से कितनी पॉसिबल एनर्जी बनेगी सिस्टम की और कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसी क्या होंगी वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो S1 S2 दोनों की मैंने यहाँ पे वैल्यू S1 को प्लस लिया, S2 को प्लस लिया, इस एनर्जी में प्लेस करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी E1 दैट इज माइनस जे। S1 को माइनस 1 लिया, S2 को माइनस 1 लिया, ये सिस्टम की एनर्जी फिर से जे बनी। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 पॉसिबिलिटीज। इस एनर्जी की 2 पॉसिबिलिटी है, डीजेनरेसी 2 होगा। S1 वैल्यू प्लस 1 ले रहे हैं, S2 वैल्यू माइनस 1 ले रहे हैं, S1 वैल्यू माइनस 1 और S2 वैल्यू प्लस 1। दीज 2 पॉसिबिलिटीज के लिए S1 S2 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस 1 कंट्रीब्यूट करेगा और माइनस दिस पार्ट से ये एनर्जी प्लस हो गया। ये मैंने E2 नोट कर लिया, ये प्लस जे। इस एनर्जी की फिर से 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप रिकॉल करिए क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N स्पिन हाफ पार्टिकल्स या स्पिन एफ पार्टिकल से नंबर ऑफ स्पिन स्टेट मैंने हिंट किया था 2s प्लस 1 पावर n। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो स्पिन हाफ पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं और 2 पार्टिकल्स हैं तो 4 स्पिन स्टेट्स बनेंगी। उन 4 स्पिन स्टेट्स में एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको यहाँ पे सेपरेट होगा। ये 4 स्टेट्स आप चेक कर लीजिए, सिस्टम की 4 स्टेट्स हैं। these 4 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स में सिस्टम का एनर्जी माइनस जे है और 2 स्टेट्स में सिस्टम का एनर्जी प्लस जे है। हमें एवरेज एनर्जी फाइंड करना है सिस्टम का। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट डिफाइंड एज समेशन ओवर आई EI and PI is equal to summation over I EI GI exponential minus beta EI divided by summation over I GI exponential minus beta EI। ये एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए आपको एक्सप्रेशन मोर टाइम यूज किया है। आपको यहाँ पे एनर्जीज पता है और डीजेनरेसी पता है। इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट एनर्जी माइनस जे है और डीजेनरेसी 2, तो माइनस 2J एक्सपोनेंशियल बीटा जे। नेक्स्ट एनर्जी प्लस जे डीजेनरेसी 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जी डिवाइडेड बाई फर्स्ट एनर्जी की डीजेनरेसी 2 एंड एनर्जी नेगेटिव होने से एक्सपोनेंट प्लस होगी। नेक्स्ट डीजेनरेसी 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जी। अब न्यूमरेटर पार्ट से अगर आप माइनस 2J कॉमन ले लें, एक्सपोनेंशियल J बाई बीटा को 1 बाई KBT, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ पार्ट में प्लेस करें। तो इस सिस्टम के लिए एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड हो गया। बट प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पूछा है, ये 2 वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। स्टेटमेंट में कंडीशनल रिजल्ट है फॉर लार्ज टी। लार्ज टी के लिए जो आप रेशियो फाइंड करेंगे तो ये एक्सपोनेंट वैल्यू स्मॉल हो गया और स्मॉल होने से आप इसको एक्सपेंड करेंगे
ये सीरीज को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करें तो एक जी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक आप इसको एक्सपेंड करें, 1 प्लस जे बाई केबीटी माइनस इस सीरीज का फर्स्ट ऑर्डर टर्म माइनस 1 माइनस जे बाई केबीटी, डिनोमिनेटर में भी एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस जे बाई केबीटी प्लस 1 माइनस जे बाई केबीटी। अब कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमरेटर में इस माइनस से 1 कैंसिल आउट हो गया, जे बाई केबीटी टर्म्स ऐड हो गए, तो माइनस ट्वाइस ऑफ जे स्क्वायर बाई केबीटी, डिनोमिनेटर में जे बाई केबीटी कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 2 में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर बाई केबीटी, और एवरेज एनर्जी दोनों के स्टेटमेंट में गिवन है सी बाई केबीटी, तो 1 बाई केबीटी का कोफिशिएंट आप कंपेयर करें तो सी वैल्यू आपको कंफर्म फाइंड हो गया, सी इज इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बार बैक साइड करना। सर यस सर। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स के लिए हाइड्रोजन इंटरेक्शन इंक्लूड किया था, एक बार मोर देन 2 के लिए भी हो सकता है। अगर आप 2 पार्टिकल्स ले रहे हैं और स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म इंक्लूड करना है, ये मैंने हाइड्रोजन चेन टाइप इंक्लूड कर लिया है, एक स्पिन लाइक दिस हो सकता है, सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे कंपेयर करें ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है तो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन वर्ड वहां पे यूज किया हो या ये वर्ड वहां पे एक्सक्लूड किया हो, तो यहाँ पे बोथ पार्टिकल नियरेस्ट नेबर्स बनना है। पर अगर पार्टिकल्स 3 ले रहे हैं और एक लाइन में आपने उनको प्लेस किया हुआ है, देखो स्पिन ओरिएंटेशन मैंने आपको किया है, बट जरूरी नहीं कि आपको डाउन भी हो सकता है, जैसे ये शो करने के लिए क्वेश्चन में कई बार नियरेस्ट नेबर वर्ड यूज करेगा, तो आप क्या कंडीशन इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स लिए, मैंने इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड। नंबरिंग पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं इसको फर्स्ट ले सकता था, इसको सेकंड ले सकता था, इसको थर्ड ले सकता था। ये सभी को क्लियर हो गया। अब आप कंपेयर करें, अगर मैंने मिडिल पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल कंसीडर किया तो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल नियरेस्ट नेबर है, फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल नियरेस्ट नेबर है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, बट सेकंड और थर्ड पार्टिकल नियरेस्ट नेबर नहीं है। ये क्लियर हुआ सभी को? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अगर स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ हो इंटरेक्शन एनर्जी के लिए क्या टर्म आपको इंक्लूड करना है बाय इंक्लूडिंग फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो यहाँ पे S2 S3 नहीं आएगा। क्लियर हुआ? जी सर। अगर ये सर्कुलर चेन में होते, इक्वी डिस्टेंस पे ये 3 पार्टिकल प्लेस किए हो, तो आप ये अगर फर्स्ट पार्टिकल ले रहे हैं, ये सेकंड और ये थर्ड, ये ऑल पार्टिकल्स नियरेस्ट नेबर बन गए। Yes, sir. अगर ये इक्वेटर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे होते तब भी ये ऑल पार्टिकल नियरेस्ट नेबर हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें कितने टर्म्स इंक्लूड करना है इस इंटरेक्शन के, डिपेंड करेगा कि आपने पार्टिकल को लाइन में रखा है या सर्कुलर चेन में रखा है या इक्वेटर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा है। तो यहाँ पे जो बाकी कंडीशन है, अगर इस पार्टिकुलर टर्म के लिए इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी, माइनस ये सेम नोटेशन मैंने जे के टर्म्स में इंक्लूड किया, S1 S2 ये पार्ट बनेगा। यहाँ पे अगर आप ये इंटरेक्शन एनर्जी के लिए चेक करें तो माइनस जे S1 S2 प्लस S1 S3 बनेगा। यहाँ पे थर्ड पेयर नहीं आएगा, पर यहाँ पे चेक करें तो माइनस जे S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3, ये 3 टर्म्स यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे भी 3 टर्म्स बनेंगे। ये इंटरेक्शन एनर्जी का क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है तो आप ये टर्म इंक्लूड कर सकते हैं। अगर डिफाइंड होगा, जैसे लास्ट में डिफाइंड था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर डिफाइंड नहीं है तो ये आप इंटरेक्शन एनर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर मोर देन 3 पार्टिकल्स हैं तो लाइक दिस आप वहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टर्म्स इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी समेशन माइनस जे समेशन ओवर आई एस जे, लाइक दिस आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो जे नोटेशन है जिसको इंटरेक्शन स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपको फिर से आइडिया होना चाहिए, जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, जो लास्ट लेक्चर में एक स्टेटमेंट के थ्रू मैंने ये आप लोगों को हिंट भी दिया कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो विदाउट फील्ड सम स्पिन्स पैरेलल लाइन होते हैं, और जब पैरेलल लाइन होंगे तो पैरेलल के लिए
अगर आप फिर से एनर्जी में ये टर्म का रेफरेंस लें म्यू डॉट बी, एक पर्टिकुलर स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड राइज हुआ, अनदर के मैग्नेटिक मोमेंट के इंटरेक्शन से ये टर्म S1 डॉट S2 कंडीशन बन गया। अगर दोनों पैरेलल है तो एनर्जी कंडीशन नेगेटिव बनेगा। रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? Yes, अगर पैरेलल sir. होंगे तो S1 S2 यहाँ पे जो एंगल बनेगा cos 0 होने से ये टर्म पॉजिटिव आएगा और ये माइनस इंक्लूड होने से एनर्जी का कंडीशन नेगेटिव बनेगा। तो ये टर्म को रेफरेंस लेके अगर इस माइनस साइन के साथ आप रेफरेंस ले रहे हैं तो जे वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनेगा, और जे अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो ये एंटी फेरो बनेगा। तो अगर प्रॉब्लम में ये इंटरेक्शन एनर्जी डिफाइंड नहीं है तो ये फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में आपको डिफाइंड होगा, तो जब डिफाइंड होगा तो आपको चेक नहीं करना है कि क्या पार्ट आप इंक्लूड कर रहे हैं क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस लेके आप यूज कर सकते हैं। पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 11 स्टेटमेंट रीड करेंगे। पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 11। Consider a system of three spins S1, S2, S3, each of which can take values +1 and -1. जैसे ही 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, अभी भी ये स्पिन हाफ पार्टिकल का केस, कितने कंपोनेंट हैं वो 2s+1 से ms वैल्यूज का आपको आइडिया मिलेगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर आप फाइंड कर सकते थे। एक्चुअल में जो S1, S2, S3 वैल्यूज दी हुई हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है, वो ms की पॉसिबिलिटीज को आपको यहाँ पे हाफ फैक्टर हटा दें अगर, तो दैट पार्ट को इंक्लूड किया हुआ है। जो आप जैसे पॉली स्पिन ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज करते थे तो सिग्मा के कॉरस्पॉन्डिंग ये नोटेशंस आपको गिवन है यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई, यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी गिवन है -j S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो अभी जो आपको मैंने सब रिजल्ट्स बताए हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये एक्सप्रेशंस यहाँ पे आपको शेयर किए हैं। बट आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में इंटरेक्शन एनर्जी डिफाइंड है तो ये नहीं करना था कि आप किस टाइप से इंटरेक्ट कर रहे हैं। वेयर जे इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, द मिनिमम एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्पिन कॉन्फिगरेशंस आर रेस्पेक्टिवली। ये सिस्टम का एनर्जी एक्सप्रेशन दिया है, S1 S2 S3 की पॉसिबिलिटीज गिवन है, तो अगर आप S1 S2 और S3 बीस को प्लस ले रहे हैं या ऑल को आप माइनस ले रहे हैं, दीज 2 पॉसिबिलिटीज में अगर आप एनर्जी वैल्यू को कंपेयर करें तो S1 S2 ये प्रोडक्ट +1 आएगा, S2 S3 +1 प्रोडक्ट करेंगे, S3 S1 +1 प्रोडक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ईच पेयर यहाँ पे +1 कंट्रीब्यूट करेगा, और जब दीज को सम करेंगे और ये माइनस जे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी बनेगा -3j। ऐसे ही आप ये इस पॉसिबिलिटी में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच पेयर यहाँ पे +1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये सभी को रिलेट हो गया होगा। दीज 2 पॉसिबिलिटीज में ये S1 S2 S2 S3 S3 S1 ईच पेयर +1 कंट्रीब्यूट करेगा, और ये ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 कंट्रीब्यूट करेगा, और माइनस जे मल्टीप्लाई किया तो -3j, और आपको कितनी पॉसिबिलिटीज है वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। दीज 2 पॉसिबिलिटीज के लिए एनर्जी -3j है, और ये डीजनरेसी नॉट हो गया। अब 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए स्पिन सिस्टम की स्पिन की कितनी स्टेट्स बनेंगी, 2s+1 से टोटल 8 स्टेट्स बनेगी। आउट ऑफ 8 स्पिन स्टेट्स 2 स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग 2 स्पिन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी बनेगी। अब रिमेनिंग 6 स्पिन स्टेट्स में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, S1 S2 दोनों को आप +1 ले रहे हैं और S3 को -1 ले रहे हैं। अब S1 S2 का पेयर +1 कंट्रीब्यूट करेगा, S1 S3 पेयर -1 कंट्रीब्यूट करेगा, S2 S3 -1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ पे 3 पेयर्स में से 2 पेयर -1 कंट्रीब्यूट करेंगे और 1 पेयर +1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये ब्रैकेट वैल्यू -1 कंट्रीब्यूट करेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये एनर्जी वैल्यू +j आएगा। ये सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. S1 S3 को +1 ले रहे हैं, S2 को -1 ले रहे हैं, S2 और S3 को +1 ले रहे हैं, S1 को -1 ले रहे हैं, S1 और S2 को -1 ले रहे हैं, S3 को +1 ले रहे हैं, S1 और S3 को -1 ले रहे हैं, S2 को +1 ले रहे हैं, S2 और S3 को -1 ले रहे हैं, S1 को +1 ले रहे हैं। ये रिकॉल करिए क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप स्पिन हाफ पार्टिकल्स पढ़ रहे थे तो 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए 8 स्टेट की पॉसिबिलिटी, ऑल का स्पिन अप हो सकता है, ऑल का स्पिन डाउन हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब कोई भी पार्टिकल का स्पिन अप और एक का डाउन, तो ऐसी 3 स्टेट्स बनेंगी। ये 2 पार्टिकल के अप और 1 पार्टिकल के स्पिन डाउन की 3 स्टेट्स बनेंगी। 2 पार्टिकल का स्पिन डाउन और 1 पार्टिकल का स्पिन अप, ये टोटल 8 स्पिन स्टेट्स। दीज 8 स्टेट्स में ये S1 S2 के टर्म S3 के टर्म्स में ये 8 स्टेट्स मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। ये फर्स्ट स्टेट ये पॉसिबिलिटी, ये सेकंड के लिए ये पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे चेक करिए S3 का स्पिन -1 होने से स्पिन डाउन है, तो ये कंपेयर कर सकते हैं।
S1 S2 +1। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये एरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट्स पे करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे S1 S2 S3 वैल्यू +1 और -1 से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सभी को ये स्पिन स्टेट्स कंफर्म हो गई होंगी। और अभी यहाँ पे आपको यही किया कि जब ये पॉसिबिलिटीज लेंगे तो यहाँ पे 3 पेयर में से कोई एक पेयर +1 कंट्रीब्यूट करेगा और रिमेनिंग 2 पेयर्स -1 कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब ये सम करेंगे 3 पेयर की वैल्यूज को तो ये ब्रैकेट वैल्यू -1 कंट्रीब्यूट करेगा और इस -1 से एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे ये प्लस ये है। और यहाँ पे ये डीएनएसी वैल्यू 6 बनेगा। अब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप ये नंबरिंग करें तो लीस्ट वैल्यू -3J है, इसको मैंने E1 कर दिया, इसको G1, और ये हायर वैल्यू है तो इसको मैंने E2 और इसको G2 कर दिया। ये एनर्जी वैल्यू और डीएनएसी वैल्यू सभी को कंफर्म हो गई। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मिनिमम एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस, 2 स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये एनर्जी -3J बनेगा जो मिनिमम वैल्यू। अब आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम एनर्जी के लिए 6 स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस है और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी प्लस जो प्रॉब्लम में नहीं पूछा है। पेज नंबर 67 प्रॉब्लम नंबर 26 का स्टेटमेंट रीड करेंगे। पेज नंबर 67 प्रॉब्लम नंबर 26। Consider 3 Ising spins at the vertices of a triangle which interact with each other with a ferromagnetic Ising interaction of strength J. The partition function of the system at temperature capital T is given by बीटा इज इक्वल टू 1/kT। देखो लास्ट प्रॉब्लम जो भी मैंने डिस्कस किया है 65 पेज पे 11, वहां पे आपको ये 3 आइजन स्पिन्स के लिए इंटरेक्शन एनर्जी गिवन था। पेज नंबर 67 पे प्रॉब्लम नंबर 26 में स्टेटमेंट में अभी भी 3 आइजन स्पिन का कांसेप्ट है बट इंटरेक्शन एनर्जी गिवन नहीं है। ये आपको मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट सजेस्ट किए हैं, अगर आप कंपेयर करें 3 आइजन स्पिन्स के लिए आप डी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल तो ये पार्ट से आपको ये इंटरेक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा। ये सभी को रिलेट हो रहा है? यस सर। अगर ये कंफर्म हो गया आपको सभी को तो इसी इंटरेक्शन एनर्जी पे बेस्ड ये सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का 50% पार्ट एनर्जी और डीएनएसी आपने इस लास्ट प्रॉब्लम में फाइंड कर लिया। पार्टीशन फंक्शन सिस्टम का फाइंड करना है। पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। तो एनर्जी और डीएनएसी रिक्वायर्ड है पार्टीशन फंक्शन के लिए जो आपने लास्ट प्रॉब्लम में फाइंड कर लिया। डीएनएसी 2 एनर्जी -3J प्लस 3 बीटा J प्लस नेक्स्ट डीएनएसी 6 एनर्जी प्लस J, तो एक्सपोनेंट टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा J। ये ऑप्शन में कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 70 प्रॉब्लम नंबर 42। पेज नंबर 70 प्रॉब्लम नंबर 42। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। फिर से 3 आइजिंग स्पिन वर्ड यूज किया है और 3 आइजिंग स्पिन्स में अगर आप एक्सप्रेशन पे जाएं तो एक्सप्रेशन में ओनली 2 पेयर्स इंक्लूड हो रहे हैं। इंटरेक्शन एनर्जी के एक्सप्रेशन में 2 पेयर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो कब 2 पेयर इंक्लूड होंगे उसका आपको मैंने यहाँ पे हिंट किया है। आप लाइक दिस लाइन में 3 पार्टिकल को इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उनमें से नियरेस्ट नेबर पार्ट के लिए ये कंडीशन है। बट यहाँ पे जो नंबरिंग किया है फर्स्ट पार्टिकल का नंबरिंग 0 से स्टार्ट किया। एक्सप्रेशन अभी भी सिमिलर है, ओनली नोटेशन में एक माइनर चेंज किया है। ये सभी को रिलेट हो रहा होगा एनर्जी एक्सप्रेशन में जो हैमिल्टन ने जो दिया है प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में, अभी भी सिमिलर पार्ट है। The Hamiltonian for 3 Ising spins S0, S1 and S2 taking values plus -1 is H is equal to -J S0 S1 plus S0 S2। तो अगर आप लाइन में 3 पार्टिकल प्लेस करेंगे और एक पार्टिकल को 0 नंबरिंग करेंगे, एक को 1 और एक को 2, तो ये आप इंटरेक्शन टर्म इंक्लूड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा सभी। इसका स्पिन S0, इसके लिए S1, इसके लिए S2। अब सिस्टम के लिए अगर पॉसिबल एनर्जी और डीएनडीसी आपको फाइंड हो जाए तो आप एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड कर सकते हैं। S0, S1, S2 बीस को आप +1 लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सेपरेटली हिंट कर दिया। अब चाहे तो
3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, टोटल 8 स्पिन स्टेट्स बनेगी। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी फाइंड कर लें और उसको जो सेम एनर्जी वाली पॉसिबिलिटी है उनको एक साथ आप नोट करके डीजेनेसी को काउंट कर सकते हैं। तो पहले अगर ये पॉसिबिलिटी ले रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी मैंने ई नोट कर दिया। अब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप E1 E2 E3 नोट कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग कितनी बार वो आ रहा है कितनी पॉसिबिलिटीज में आप डीजेनेसी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर करें S0 S1 पेयर +1 ये +1 हो गया, S0 S2 +1 प्रोडक्ट किया तो ये ब्रैकेट वैल्यू आपको 2 कंट्रीब्यूट करेगा तो ये वैल्यू -2 हो गया। S0 S1 S2 ये आप -1 लेगा तो S0 S1 -1 प्रोडक्ट किया तो +1, S0 S2 -1 प्रोडक्ट किया फिर से +1 तो ये वैल्यू फिर से आपको यहाँ पे एनर्जी वैल्यू -2 आएगा। अब 3 पार्टिकल का स्पिन अप है और 3 पार्टिकल का स्पिन डाउन है, सेम स्टेट वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। अब आउट ऑफ 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स कोई 2 पार्टिकल का स्पिन अप ले रहा है, S0 और S1 ये +1 है और S2 वैल्यू -1 है। अब S0 S1 ये +1 कंट्रीब्यूट करेगा, ये सभी को क्लियर हो रहा होगा, और S0 S2 ये -1 कंट्रीब्यूट करेगा तो +1 और -1 ये ब्रैकेट वैल्यू 0 हो गया। S0 +1 ले रहा है और S2 +1 ले रहा है, S1 वैल्यू -1 ले रहा है तो S0 S1 ये प्रोडक्ट -1 कंट्रीब्यूट करेगा और S0 S2 प्रोडक्ट +1 कंट्रीब्यूट करेगा, फिर से एनर्जी वैल्यू 0 होगी। S1 और S2 ये +1 ले रहा है और S0 वैल्यू -1 ले रहा है तो यहाँ पे आप कंपेयर करें S1 S0 -1 कंट्रीब्यूट करेगा, S2 S0 ये -1 कंट्रीब्यूट करेगा तो ये एनर्जी वैल्यू +2 होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी S0 S1 -1 और S2 वैल्यू +1। जो स्पिन की 8 पॉसिबिलिटीज हैं वो आप यहाँ पे पहले सेपरेटली नोट कर लेंगे। अगर आप एनर्जी डायरेक्ट ये कंपेयर नहीं कर पा रहे कितनी टाइम्स क्या एनर्जी बनेगा तो लाइक इस 8 पॉसिबिलिटीज में आप एनर्जी सेपरेटली काउंट कर लें और लास्ट में आप उसको डीजेनेसी के लिए सेपरेटली पॉसिबिलिटीज काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करें S0 S1 ये प्रोडक्ट +1 कंट्रीब्यूट करेगा और S0 S2 -1 कंट्रीब्यूट करेगा, एनर्जी वैल्यू यहाँ पे 0 है। S0 S1 -1 और S0 S2 +1 ये एनर्जी वैल्यू 0 होगी। S0 S1 ये -1 होगा, S0 S2 ये -1 होगा तो एनर्जी वैल्यू +2 है। ये 8 एनर्जी वैल्यूज आपको यहाँ पे नोट हो गई। अब लीस्ट एनर्जी यहाँ पे -2 है, इसको मैंने E1 ले लिया। कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन पॉसिबिलिटी 2 है तो डीजेनेसी को G1। नेक्स्ट हायर एनर्जी 0 है, ये 4 टाइम्स आपको फाइंड हो रहा है 4 स्पिन पॉसिबिलिटीज के लिए है, इसको मैंने G2 नोट किया और नेक्स्ट हायर एनर्जी +2 है। तो सिस्टम की 3 एनर्जी पॉसिबिलिटीज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनेसीज आपको यहाँ पे नोट। टोटल ये पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे तो 8 आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। पार्टीशन फंक्शन या एवरेज एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको सिस्टम की एनर्जी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनेसी चाहिए। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम एनर्जी -2J, कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनेसी एक्सपोनेंशियल, नेक्स्ट एनर्जी 0 न्यूमरेटर पार्ट से कंडीशन 0, नेक्स्ट एनर्जी 2J डीजेनेसी 2 एक्सपोनेंशियल -2 बीटा J डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंशियल 2 बीटा J +4 एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया +2 एक्सपोनेंशियल -2 बीटा J, ये स्मॉल j। न्यूमरेटर पार्ट में ये -4J कॉमन लेंगे, एक्सपोनेंशियल 2 बीटा J माइनस एक्सपोनेंशियल -2 बीटा J डिवाइडेड बाई ये 4 फैक्टर और ये 2 एक्सपोनेंशियल 2 बीटा J प्लस एक्सपोनेंशियल -2 बीटा J। नेक्स्ट स्लाइड में मैं नोट कर रहा हूं, ये टर्म को आप साइन हाइपरबोलिक से रिलेट कर सकते हैं और ये टर्म को आप कॉस हाइपरबोलिक से रिलेट कर सकते हैं। -4JSH ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा J डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 पहले से प्रेजेंट है और ये टर्म को ट्वाइस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक नोट करेंगे 4 कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा J। सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लेंगे, 4 एडजस्ट हो गया। अब ये ऑप्शन में आप कंपेयर करिए, -2J साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा J डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा J, डी ऑप्शन रख लेंगे। तो आइजिंग स्पिन इंटरेक्शन पे बेस्ड मोर प्रॉब्लम्स हैं और लाइक दीज स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप सिस्टम की एनर्जी और डीएनएसी काउंट करके कैनोनिकल एंसेंबल में जो आपको मेथड सजेस्ट किया है उससे आप प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं।
पेज नंबर 69 प्रॉब्लम नंबर 37 ट्राई करिए। पेज नंबर 69 प्रॉब्लम नंबर 37। डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए टू लेवल सिस्टम गवर्न बाय द हैमिल्टोनियन, अब की बार हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन और पार्टीशन फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको सिस्टम की पॉसिबल एनर्जीज और करस्पॉन्डिंग डिजेनेसीज की रिक्वायरमेंट है। मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आप फाइंड करके पॉसिबल एनर्जीज फाइंड कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर आप डायगोनलाइज करें तो सिस्टम की एनर्जीज मिल जाएंगी। गामा माइनस लैम्डा माइनस डेल्टा माइनस गामा माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट must be 0. Gamma minus lambda minus gamma plus lambda minus delta square is equal to 0. Lambda square minus gamma square minus delta square is equal to 0. Then lambda is plus minus square root of gamma square plus delta square. तो ये टू आइगन वैल्यूज मिलेंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इट मींस आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजनरेट। ईच एनर्जी के करस्पॉन्डिंग डीएनएसी वन है। सपोज लीस्ट एनर्जी दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग डीएनएसी वन, and next energy E2 plus gamma square plus delta square DNAC 1। पार्टीशन फंक्शन के एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 DNAC 1 में से फैक्टर 1 हो गया, एक्सपोनेंट प्लस हो गया, प्लस DNAC 1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 बीटा स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज ट्वाइस ऑफ cos हाइपरबोलिक बीटा multiplied by square root of gamma square plus delta square। सेकंड ऑप्शन करते हैं। तो एवरेज एनर्जी पार्टीशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी दी सम को फाइंड करने के लिए आपको सिस्टम की पॉसिबल एनर्जी और डीएनएसी की रिक्वायरमेंट है। तो चाहे जिस मेथड से आपको फाइंड करना हो वो आपको यहाँ पे हिंट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 68 प्रॉब्लम नंबर 30। पेज नंबर 68 प्रॉब्लम नंबर 30। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कैपिटल एन आइजिंग स्पिन्स। देखो फिर से आइजिंग स्पिन वर्ड है, अगर आपको आइजिंग मॉडल से आप पार्टीशन फंक्शन फाइंड करता है, बट यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन गिवन है तो फिर से आपको आइजिंग मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं। पार्टीशन फंक्शन इज डिफाइंड एज लैम्डा 1 पावर n प्लस लैम्डा 2 पावर n, वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ। यहाँ पे नहीं ओनली पावर से आपको इंडिपेंडेंसी पता चलता है। इफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, the free energy per spin in limit n tends to infinity is। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फाइंड करेंगे और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन की रिक्वायरमेंट, ln ऑफ z फाइंड करेंगे, ln ऑफ लैम्डा 1 पावर n प्लस लैम्डा 2 पावर n। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 दिया है। अगर आप यहाँ से लैम्डा 1 पावर n कॉमन ले लें, 1 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 पावर n, लाइक दिस फॉर्म आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। lambda 1 by lambda 1 is greater than lambda 2, so lambda 2 by lambda 1 is less than 1, और less than 1 क्वांटिटी का हायर पावर टर्म लेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल आएगा। as n tends to infinity then ln of z varies as lambda 1 power n, ये टर्म को 1 के रेस्पेक्ट में नेगेट कर सकता है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? Then Helmholtz energy minus kBT ln of partition function। तो इन दिस लिमिट आप माइनस kBT ln of z की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये n ln लैम्डा 1 बनेगा, और फ्री एनर्जी पर पार्टिकल तो n से डिवाइड करेंगे। तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी में माइनस kBT ln लैम्डा 1 बनेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, माइनस kBT ln लैम्डा 1 डी ऑप्शन कर दें। तो लिमिटिंग वैल्यूज के लिए आपको मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम
पेज नंबर 67 प्रॉब्लम नंबर 23, पेज नंबर 67 प्रॉब्लम नंबर 23 स्टेटमेंट रीड करेंगे। A collection of capital N non-interacting spins SI. I goes from 1 to 3 up to n and each SI is equal to plus minus 1. तो इसे अगर आप कंपेयर करें तो प्रॉब्लम अभी भी कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स का है। ईच पार्टिकल के लिए 2 स्पिन कॉन्फिगरेशंस हैं प्लस 1 और माइनस 1, इट इज पैरेलल टू रेफरेंस डायरेक्शन और एंटी पैरेलल टू रेफरेंस डायरेक्शन। इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B at temperature T. The Hamiltonian of the system is equal to minus mu B summation over I SI. What should be the minimum value of mu B by kBT for which the mean value of SI is greater than or equal to 1/3? तो अगर आप नॉन इंटरेक्टिंग कैपिटल एन स्पिन पार्टिकल्स ले रहे हैं तो आप रिकॉल करिए क्वांटम मैकेनिक्स में आपको इससे डिस्कस किया था कि अगर पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग है तो एनर्जी एडिटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस म्यू बी समेशन ओवर आई एस आई ये आपको एनर्जी दिया है और एनर्जी एडिटिव होगा तो ईच पार्टिकल के हैमिल्टोनियन का यहाँ पे सम कर सकते हैं, आई वैल्यू 1 से n तक जाए। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो इंडिविजुअल आईएस पार्टिकल के लिए आपको हैमिल्टोनियन की वैल्यू कंफर्म हो गई माइनस म्यू बी एस आई। ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ये हैमिल्टोनियन कैसे आया ये आपको मैं फिर से थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ, पहले से सभी को ये रिलेट करना आना चाहिए। अगर हैमिल्टोनियन नहीं दिया होता तो आपको ये रिजल्ट बनेगा हैमिल्टोनियन वैल्यू माइनस म्यू डॉट बी, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी सिस्टम को प्लेस करेंगे स्पिन सिस्टम को तो ये एनर्जी आता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबके मैग्नेटिक मोमेंट के सम के इक्वल बनेगा नॉन इंटरेक्टिंग केस के लिए। इसको आप नोट कर सकते हैं समेशन ओवर आई गोस फ्रॉम 1 टू n म्यू आई, और म्यू को आप स्पिन से रिलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट सम कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में अगर आप कंपेयर करें ये पार्ट ट्वाइस क्यू बाई ट्वाइस एम ऐसा ही बताया था। जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप कंपेयर करिए, अगर ये वेक्टर पार्ट में 2 पॉसिबिलिटीज आए प्लस 1 और माइनस 1 जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में प्लस हाफ और माइनस हाफ लेते हैं तो ये टर्म क्यू बाई ट्वाइस एम एच क्रॉस को आप बोर मैग्नेट्रॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ये पार्ट यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया? अगर ये नहीं गिवन होता तो आपको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। तो आईएस पार्टिकल का आपको हैमिल्टोनियन पता चले और ईच पार्टिकल के लिए स्पिन की एसआई की 2 वैल्यूज हैं प्लस 1 और माइनस 1। तो इससे एनर्जी वैल्यू आपको पता चल गया। जब एसआई को प्लस 1 लेंगे तो एनर्जी की वैल्यू माइनस म्यू भी बनेगा और जब आप एसआई को माइनस 1 लेंगे तो एनर्जी वैल्यू प्लस म्यू भी बनेगा। जो स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए एनर्जी पहले भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताई। अब आईएस स्पिन के लिए आपको एनर्जी की 2 पॉसिबिलिटीज हैं और स्पिन की 2 स्टेट्स हैं, इट मींस दीस एनर्जीज नॉन डिजेनरेट। इसको आप एनर्जी एप्सिलॉन 1 ले सकते थे माइनस म्यू बी कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी जी, दैट इज 1। एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू बी डिजेनरेसी 1 नॉन डिजेनरेट केस के लिए। अब अगर आपको अब से पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हैं एनर्जी एवरेज कैलकुलेट करना, इस प्रॉब्लम में एसआई एवरेज फाइंड करना। तो एसआई एवरेज फाइंड करने के लिए जिस पार्ट का भी आपको एवरेज फाइंड करना है, अगर आप उस टर्म की आइगन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें और ऑल स्टेट पे सम कर दें, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं 2 स्टेट्स हैं ईच स्पिन के लिए प्लस 1 और माइनस। तो यहाँ से आपको ये एवरेज पता है। जब आप स्पिन को प्लस 1 ले रहे हैं, एसआई को प्लस 1 ले रहे हैं, तब एनर्जी माइनस म्यू बी है, और जब आप एसआई को माइनस 1 ले रहे हैं तब एनर्जी प्लस म्यू बी है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में आपको ये जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये प्रोबेबिलिटी के लिए आपको फॉर्मुलेट करना है। यहाँ पे प्लेस करेंगे एसआई को मैंने प्लस 1 लिया, प्रोबेबिलिटी के लिए डिजेनरेसी 1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1 इज माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाई जी1 वैल्यू 1 एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी प्लस एसआई वैल्यू माइनस 1 प्रोबेबिलिटी डिजेनरेसी 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एनर्जी म्यू बी डिवाइडेड बाई पार्टीशन फंक्शन के लिए फिर से सेम टर्म है एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी। ये आपको एसआई एवरेज के लिए एक्सप्रेशन मिली। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एसआई पे कंडीशन दिया है एसआई एवरेज पे दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
1/3। ये पार्ट पे कंडीशन आपको पता चलेगा। एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी। अब ये 3 एक्सपोनेंशियल टर्म प्लस एक्सपोनेंट के लिए और 1 टर्म यहाँ पे सेम साइड लाएंगे, तो ट्वाइस एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये -3 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा राइट में इंक्लूड करेंगे, 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, 4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी। इस एक्सपोनेंशियल टर्म को राइट में इंक्लूड करेंगे और इस 2 को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो कंडीशन मिलेगा एक्सपोनेंशियल ट्वाइस बीटा म्यू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पे म्यू बी बाई केवीटी, ये बीटा वैल्यू अगर आप प्लेस करते हैं 1 बाई केवीटी, जो नेक्स्ट स्लाइड में प्लेस कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ट्वाइस म्यू बी बाई केवीटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन बन गया। अब ये एक्सपोनेंट वैल्यू प्लस है, अगर एक्सपोनेंट वैल्यू मिनिमम हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, अगर ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू मैक्सिमम हो तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये एक्सपोनेंट वैल्यू मैक्सिमम हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको म्यू बी बाई केवीटी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बी बाई केवीटी एक्सपोनेंशियल ट्वाइस म्यू बी बाई केवीटी शुड बी मिनिमम, और ये मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में मिनिमम वैल्यू 2 होगा। तो एक्सपोनेंशियल ट्वाइस म्यू बी बाई केवीटी इज इक्वल टू 2। अब इसका लॉग फाइंड कर लीजिए, तो ट्वाइस म्यू बी बाई केवीटी इज इक्वल टू ln ऑफ 2, म्यू बी बाई केवीटी इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ 2। तो ये मिनिमम वैल्यू आपको म्यू बी बाई केवीटी की फाइंड हो गई, जो आप ऑप्शन में कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन करते हैं। प्रॉब्लम के स्टेप्स क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 29, स्टेटमेंट डिटेल, पेज नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 29। An ensemble of non-interacting spin half particles is in contact with a heat bath at temperature T and is subjected to an external magnetic field. Each particle can be in one of 2 quantum states of energy plus minus epsilon 0. इस स्टेप तक आपने स्टेटमेंट रीड किया। अभी जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है, ये 67 पेज पे 23, यहाँ पे आपको ये हैमिल्टोनियन गिवन था। अब आप ये कंपेयर करिए, स्पिन हाफ पार्टिकल का कंडीशन मैंने पहले से आपको हिंट किया है, +1 -1 पार्ट के लिए। तो सिस्टम में इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए एनर्जी की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में माइनस म्यू बी और प्लस म्यू बी। अगर आप इस एनर्जी को माइनस एप्सिलॉन 0 और प्लस एप्सिलॉन 0 कंसीडर करते तो अभी भी प्रॉब्लम सेम है। इसमें यहाँ पे 2 एनर्जी पॉसिबिलिटीज आती है, बट प्रॉब्लम में एक माइनर चेंज कहां से हुआ, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल के स्पिन एसआई पार्ट का एवरेज पे प्रॉब्लम था। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे नोट किया है उसका स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करें। इफ द मीन एनर्जी पर पार्टिकल इज माइनस एप्सिलॉन 0/2 देन द फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। तो फ्री एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको माइनस केवीटी ln ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन क्योंकि एनर्जी की वैल्यूज आपको गिवन है, माइनस केवीटी ln एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, और एनर्जी को आप ले रहे हैं माइनस एप्सिलॉन 0, तो ये प्लस एप्सिलॉन 0/केवीटी हो गया। प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एनर्जी की वैल्यू प्लस ले रहे हैं, प्लस एप्सिलॉन 0, तो एक्सपोनेंट बनेगा माइनस एप्सिलॉन 0/केवीटी। तो ये फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है। बट अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो फ्री एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज लॉ फैक्टर के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन 0 है। इट मींस आपको ये केवीटी को एलिमिनेट करना है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? फाइंड करना था फ्री एनर्जी, बट फ्री एनर्जी का ऑप्शन में जो रिजल्ट है वहां पे टेंपरेचर नहीं है। इट मींस आपको ये केवीटी को एलिमिनेट करना हो, और इसको एलिमिनेट करने के लिए प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में कंडीशन दिया है मीन एनर्जी पर पार्टिकल। ईच पार्टिकल के लिए जो एनर्जीज हैं वो प्लस माइनस एप्सिलॉन 0, और दीज एनर्जी से आप ईच पार्टिकल की एवरेज एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, मीन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और एनर्जी फाइंड करने के लिए दीज एनर्जी बोथ एनर्जी के लिए 1 है, प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू यहाँ पे आप यूज करेंगे, एनर्जी माइनस एप्सिलॉन 0 एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0/केवीटी प्लस एप्सिलॉन 0 एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0/केवीटी डिवाइडेड बाई
एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी, ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड एप्सिलॉन 0 एनर्जी पर पार्टिकल, मीन एनर्जी पर पार्टिकल एक्सप्रेशन फाइंड हो गया। और ये एनर्जी प्रॉब्लम में आपको गिवन है माइनस एप्सिलॉन 0 बाई 2, जिसको यूज करके आप केबीटी पे कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आपने माइनस एप्सिलॉन 0 कॉमन लिया, राइट साइड से माइनस एप्सिलॉन 0 कैंसिल आउट हो गया, एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी इज इक्वल टू 1/2। इस स्टेप तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना था वो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, और इसको फाइंड करने के लिए आपको केबीटी को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेशन के लिए आपको ये एवरेज मीन एनर्जी पर पार्टिकल दिया है, उसको मैंने रिलेट किया, तो ये कंडीशन बन गया। केबीटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इसको सिंप्लीफाई करें, ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी। एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी यहाँ पे ट्वाइस है और लेफ्ट साइड में 1 है, लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट में इसको एडजस्ट करेंगे तो 1 फैक्टर बनेगा। एक्सपोनेंशियल नेगेटिव फैक्टर लेफ्ट साइड में -2 है, राइट साइड में +1 है, तो राइट में एडजस्ट करेंगे तो 3 बनता है। इस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड में एडजस्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ट्वाइस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी इज इक्वल टू 3। इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए आपको फैक्टर चाहिए एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी। अगर आप ये टर्म का स्क्वायर रूट ले लें तो एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी की वैल्यू आपको फाइंड हो गई स्क्वायर रूट। इस टर्म से ये टर्म सभी को क्लियर हो जाए। अगर इसको इन्वर्ट करें तो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव फैक्टर की वैल्यू आपको पता चलेगी। एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी इज 1/√3। तो इस हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के एक्सप्रेशन में ये एक्सपोनेंशियल टर्म फाइंड हो गए। अब आपको ये केबीटी की वैल्यू और फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए अगर आप ये टर्म का लॉग फाइंड कर दें, एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट 3 एंड केबीटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई ln ऑफ स्क्वायर रूट 3, और ln ऑफ स्क्वायर रूट 3 को आप हाफ ln 3 नोट कर सकते हैं। दिस वन इज ट्वाइस एप्सिलॉन 0 बाई ln ऑफ 3। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी माइनस केबीटी ln ऑफ एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 बाई केबीटी। जो टर्म रिक्वायर्ड है उन सबकी वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड हो गई। केबीटी फाइंड हो गया, दैट इज 2 एप्सिलॉन 0 बाई ln ऑफ 3, ln एक्सपोनेंशियल फैक्टर √3 और एक्सपोनेंशियल नेगेटिव फैक्टर 1/√3। इसको सिंप्लीफाई कर दें, -2 एप्सिलॉन 0 बाई ln ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई ln, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 3 प्लस 1 4। ये आप कंपेयर कर लें ऑप्शन में, -2 एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई ln 4/√3 डिवाइडेड बाई ln 3, फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। मैं कुछ प्रॉब्लम नंबर नोट कर रहा हूं, आप लोग ट्राई करके लाएंगे। पेज नंबर 68 पे प्रॉब्लम नंबर 28 ट्राई करेंगे। सिमिलर अप्रोच है जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया है। पेज नंबर 72 प्रॉब्लम नंबर 60, पेज नंबर 74 प्रॉब्लम नंबर 71, पेज नंबर 73 प्रॉब्लम नंबर 62, पेज नंबर 71 प्रॉब्लम नंबर 50, पेज नंबर 64 प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 54 प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 52 प्रॉब्लम नंबर 16।
52 पे कंफर्म करेंगे एक बार 15 डिस्कस हुआ है कि नहीं, रिप्लाई करेंगे कोई 52 पे 15 सर नहीं हुआ। तो ये भी ट्राई करेंगे। ये सभी ये मैंने 9 प्रॉब्लम्स नंबर नोट किए हैं, खुद से ट्राई करेंगे, कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, जो प्रॉब्लम्स अब तक डिस्कस हो गया उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये डिस्कस करूंगा, बट तब तक आप लोग ट्राई कर लें जिससे आपको ये मेथड कंफर्म हो जाए कि आप 20 पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार लास्ट स्लाइड से फर्स्ट स्लाइड तक शो कर दे रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर स्लाइड 12 से फिर से कर दीजिए। 12 मैं 1 से लास्ट तक फिर से शो कर दे रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी, सर जो हमने पेज 67 पे क्वेश्चन 26 किया, उसमें सर मेंशन किया वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो सर इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। पेज 26 हाँ जी, हाँ जी सर। सर इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें ऐसा लिखा होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है नियरेस्ट नेबर्स के लिए सर। हाँ अगर जैसे अगर नॉन इक्विलेटरल होगा तब मेंशन करेगा कि वहाँ पे नियरेस्ट नेबर कंसीडर है। ओके सर, ठीक है ना। ठीक है सर। और पूछना है किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो आपने S1 एंड S2 बताया था सर, वो जो आपने आइजिंग स्पिन बताया था सर, उसमें वो आइजिंग स्पिन मल्टीप्लिसिटी है क्या? मतलब पूरा उसका अगर नेम। एक्चुअल में जैसे आप ये मान लीजिए हम S1.S2 क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेट किए थे किसी प्रॉब्लम में, किए थे। यस सर। अगर स्पिन हाफ पार्टिकल ले रहा है तो हम स्पिन को पॉली स्पिन ऑपरेटर से रिलेट कर सकते हैं h क्रॉस बाई 2 सिग्मा। यस सर। कर सकते हैं। यस सर। और ईच इस सिग्मा की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ±1 आती हैं। यस सर। तो ये पार्ट को अगर आप नोट करें तो ये h क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 बनेगा। यस सर। अब इस वेक्टर को हमने बाकी पार्ट सारे, क्योंकि इस डॉट प्रोडक्ट में हम सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड कर रहे हैं +1 और -1 वाली, तो ये फैक्टर को मैंने एक कांस्टेंट में इंक्लूड कर लिया और यहाँ पे मैंने नोट कर दिया इसको s सिग्मा 1 और सिग्मा 2। क्लियर हुआ? यस सर। देख सकता हूँ। तो तो जो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे वो यहाँ पे S1 S2 दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है। यस सर। और पूछना है किसी को? सर यहाँ पे मोर देन 3 पार्टिकल्स के लिए भी हो सकता है क्या? मतलब हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो जो मेथड मैंने सजेस्ट किया है वो डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी और पॉसिबल डिजनरेसी फाइंड करने में आपको मोर टाइम। बट ऐसा अब तक जो पैटर्न है आपका एग्जाम का 2 और 3 के लिए मोस्टली प्रॉब्लम पूछा है। एक प्रॉब्लम है जिसमें अननोन n के लिए पूछा है, ठीक है, n स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पे। सर जो पार्टीशन फंक्शन आएगा हाँ जी, सर, वो तो 2 की पावर n के प्रोपोर्शनल आएगा ना हमेशा? जरूरी नहीं है, अच्छा सर, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि देखो जैसे मैंने आपको एक कंडीशन बताया माइक्रो स्टेट्स में कि हम उसको अगर जैसे हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा तो वहाँ पे एक फैक्टर था स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए 2 cos हाइपरबोलिक समथिंग फैक्टर पावर n, ये था। यस सर। अगर हम आप यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल ले रहे हैं तब तो 2 पावर n बना। यस सर। अगर हम इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी फैक्टर इंक्लूड करते तो जरूरी थोड़ी कि 2 पावर n बनता। ओके सर। बट जब तक n नोन नहीं होगा तब तक हम टेबल से सिस्टम की एनर्जी और डिजनरेसी नहीं फाइंड कर सकते। यस सर। तो कई बार ऐसा होगा कि हम माइक्रो स्टेट में जैसे डिस्टिंग्विशेबल केस के लिए माइक्रो स्टेट फाइंड किए और इंडिस्टिंग्विशेबल के लिए हमें रिलेट करना है तो वो फैक्टर यहाँ पे हमें बाई n फैक्टोरियल कर देते। यस सर। तो यहाँ पे भी डिस्क्रीट केस में वो अलाउड तो नहीं है, बट सम टाइम जो मोर वैल्यूज होंगी n की, ठीक है, एनर्जी का स्पेसिंग लेस आएगा तो हम उसको एज ए कंटीन्यूअस स्टेटमेंट में सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में सम टाइम ये n फैक्टोरियल में जितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी यहाँ पे उनसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कहीं पे ये फैक्टर बनेगा n c r पॉसिबिलिटी, इससे डिवाइड करेंगे।
उसको रिलेट करने के लिए इलिस्ट्रेटिवली करते हैं। ओके सर। वो कई बार होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वहाँ पे आर्टिकल जो स्टेटमेंट है वो कई बार आर्टिकल से उठा लेता है, और आर्टिकल से उठाने में वहाँ पे कंडीशन दी हुई है, अप्रोक्सीमेशन है, वो छूट जाता है। तो एक 1 और 2 क्वेश्चन में ऐसा डाउट होगा, बाकी जो मैंने अप्रोच बताया उससे सभी में आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कराया है 30 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर पेज पे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पर 68। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो उसमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का पार्टिकल जो कैलकुलेट किया गया, तो इसमें सर जो कंडीशन हम यहाँ पे जैसे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के टर्म्स में जैसे जेट पार्टीशन फंक्शन दिया गया, तो हम क्यों मतलब क्यों ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं? लैम्डा मतलब एक तरीके अगर आंसर में लैम्डा 2 भी दिया गया है तो हम तो सोचेंगे कि ये भी आना चाहिए, ये भी टर्म। देखो फिर से देखो, जो मैंने जो कंडीशन बताया है क्वेश्चन में, ये कंडीशन नहीं दिया होता तो डाउट फिर होता है कि हम क्या सिलेक्ट नॉट करें। हम एप्रोक्सीमेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो इस सीरीज को इजीली सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके जब एक्सटेंशन करेंगे इसका इस फैक्टर का, अगर ये वैल्यू हम इसको लैम्डा 2 को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो क्या आप 1 के रेस्पेक्ट में लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 को नेगेट कर पाते? नहीं। अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो फॉर्म बनता 1 प्लस लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 पावर n, ये बात तो बनता लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 1 से ग्रेटर क्वांटिटी का हायर पावर और भी हायर होगा, तो क्या 1 के रेस्पेक्ट में इसको नेगेट कर पाते? वो कौन सा करेगा? नहीं कर सकते। तो आपको फिर बाइनोमियल एक्सटेंशन करना पड़ता है, और बाइनोमियल एक्सटेंशन से फिर भी आपको उसका रिजल्ट मैच नहीं करता। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हैं उनके रिलेट करने के लिए आपको इसे फॉलो करना है। ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ।